अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आज हम बात करेंगे यूक्रेन, क्राइमियन और रशियन कॉन्फ्लिक्ट पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2014 में रशिया ने दोबारा यूक्रेन पे एक अपना इन्फ्लुएंशियल एक्ट किया और क्राइमिया पे उन्होंने दोबारा कब्ज़ा कर लिया। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम यूक्रेन की हिस्ट्री जानें और क्राइमिया की जो स्पेशल सिग्निफिकेंस है उस हवाले से बात करें कि क्राइमिया एक टेरिटरी के तौर पे अपनी क्या हैसियत रखता है पिछले कई सौ साल पे। यूक्रेन ईस्ट यूरोप में वाक़या एक मुल्क है जो टेरिटरी के मुताबिक दूसरे नंबर पे आता है और पॉपुलेशन के हवाले से वो 8वें नंबर पे यूरोप में आता है। उसकी 41.4 मिलियन उसकी पॉपुलेशन है और अगर हम टेरिटरी की बात करें तो यूक्रेन की टेरिटरी 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। अगर हम क्राइमिया की बात करें तो क्राइमिया एक पेनिनसुला है ईस्ट यूरोप में और पिछले कई सौ साल से क्राइमिया की अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं है। यूक्रेन के साथ साथ क्राइमिया कभी रशिया का हिस्सा बन जाता है और कभी यूक्रेन का हिस्सा बन जाता है क्राइमिया। अगर हम रिसेंट बात करें तो 2014 में प्रेसिडेंट पुतिन ने रशियन फोर्सेस को एंटर किया यूक्रेन में और क्राइमिया पे उन्होंने दोबारा इन्वेजन को इन्फ्लिक्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा हम कोल्ड वॉर के तनाजुर में समझने की कोशिश करते हैं। 1954 में पहली दफ़ा रशिया ने यूक्रेन को क्राइमिया वापस किया और उन्होंने कहा कि यूक्रेन इज़ नाउ अंडर द सोवरेनिटी ऑफ क्राइमिया इज़ अंडर द सोवरेनिटी ऑफ यूक्रेन। क्राइमिया हमेशा से एक ऑटोनोमस एरिया और कभी सेमी ऑटोनोमस एरिया रहा। यूक्रेन 1950 से 1991 तक कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा। अगरचे उसकी अपनी ऑटोनॉमी थी लेकिन वो ओवरऑल कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा था। 1954 से 1991 तक क्राइमिया यूक्रेन का ही हिस्सा रहा, लेकिन जब 1991 में यूक्रेन को यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडिपेंडेंस मिली तो क्राइमिया को भी यूक्रेन का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन क्राइमिया के साथ साथ यूक्रेन के जो रशिया के साथ ताल्लुकात थे वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। 1991 के बाद द यूक्रेन का जो ऑफिशियल टाइटल था उसे सिंपल यूक्रेन कर दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड पावर्स ये समझती थीं कि यूक्रेन के साथ जो दा का प्रीफिक्स है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि यूक्रेन कभी भी इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रहा। या तो वो 16वीं सेंचुरी में कुछ अर्सा इंडिपेंडेंट रहा और या 1991 के बाद उसे इंडिपेंडेंस मिली यूएसएसआर से। अगर हम यूक्रेन और रशिया के ताल्लुकात देखें तो डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया और यूक्रेन के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ कि ब्लैक सी में जो ब्लैक फ्लीट है वहाँ रशिया और यूक्रेन की यूनाइटेड जो मिलिट्रीज़ हैं वो मौजूद रहेंगी, नेवल बेसिस रहेंगी और यूक्रेन कोई भी ऐसा मुआहदा यूरोप से नहीं करेगा जिसके ज़रिए रशिया की सिक्योरिटी को कोई भी थ्रेट पोज हो सके। लेकिन 1997 के बाद यूक्रेन ने नेटो की तरफ भी देखना शुरू कर दिया एंड देयर वर एप्रीहेंशंस कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाए फ्यूचर में। लेकिन 2001 के बाद जब पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बन गए तो रशिया ने अपने सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की और डोमेस्टिकली पुतिन काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहे। इन द मेन वाइल जब उन्होंने ये देखा कि यूक्रेन ने एक ग्वाम GUAM एक एसोसिएशन कायम की जिसके अंदर जॉर्जिया शामिल था, अज़रबैजान शामिल था, यूक्रेन शामिल था और मोल्डोवा शामिल था। इसके साथ साथ यूक्रेन में प्रो रशियन जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट हो गई। लेकिन 2014 में जब प्रो रशियन प्रेसिडेंट को निकाला गया क्राइमिया से तो उसके बाद वहाँ पे इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की आड़ में रशिया ने अपनी फोर्सेस को एंटर किया ईस्ट यूक्रेन में और क्राइमिया में उन्होंने दोबारा से इन्वेजन कर ली।
अब इस इन्वेजन को 2022 तक इंटेंसिफाई करता रहा है रशिया। कहा जाता है कि 85,000 के करीब सोल्जर्स मौजूद हैं रशिया के यूक्रेन में। और अगर हम यूक्रेन और क्राइमिया की डेमोग्राफिक्स देखें तो 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ क्राइमिया इज़ एथनिक रशियन। और अगर हम यूक्रेन की पॉपुलेशन को देखें तो 16% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन इज़ एथनिक रशियन। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो 1/3 ऑफ द यूक्रेनियंस स्पीक रशियन एज ए नेटिव लैंग्वेज। यानी इससे ये पता चलता है कि रशिया का कितना इन्फ्लुएंस रहा यूक्रेन पे और क्राइमिया पे। 2014 की इन्वेजन के बाद यूक्रेन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई इंटरनेशनल लेवल पे। इसको सिर्फ हम रशिया के एक नेशनल एक्ट के तौर पे नहीं देख सकते, क्योंकि यूएस और वेस्टर्न फोर्सेस ने भी रशिया को बहुत ज़्यादा वार्न किया। इवन बाइडन ने फरवरी में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने की भी एक दरख्वास्त की कि एक इजलास बुला लेना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए जो रशिया के इम्पीरियल डिज़ाइंस हैं वो भी हमारे सामने आते हैं। अगर हम इसे एनालाइज करने की कोशिश करें तो 2-3 थेरीज फ्लोट की जाती हैं यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। नंबर 1 तो इसे ग्रैंड डिज़ाइन के तौर पे कुछ लोग एनालाइज करते हैं कि क्योंकि रशिया जब डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, उसके बाद रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और वो इंटरनली भी वीक थे और इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी उनकी डिफीट हुई यूनाइटेड स्टेट्स के हाथों। तो उसको भी रिवाइव करने के लिए शायद प्यूटन ने ये एक्टिविटी की कि यूक्रेन को प्रोवोक किया जाए, क्राइमिया के ऊपर दोबारा अपना जो कंट्रोल है उसे नाफिज किया जाए। उसके साथ साथ एक थेरी और भी फ्लोट की जा रही है कि इंटरनली प्यूटन की जो गवर्नमेंट है वो वीक हो रही थी 2012-13 में। 2001 से 2012 तक उनकी इकनॉमिक ग्रोथ अच्छी थी। रशिया वॉज रिवाइविंग एज एन इकॉनमी, एक मेजर पावर के तौर पे वो इमर्ज हो रहे थे दुनिया में। लेकिन 2012 के जब री इलेक्शन थे उसमें प्यूटन को बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को इस हवाले से रेटरिक इस्तेमाल करना पड़ा कि वो जो रशियन एक सुपीरियोरिटी वो क्लेम करते हैं, रशियन नेशनलिज्म को वो क्लेम करते हैं, उसके रिवाइवल की उन्होंने बात की। और कहा जाता है कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसमें उन्होंने 2014 में यूक्रेन में इन्वेजन की। अब इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं दुनिया के लिए? अब दुनिया में इस वक्त अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स की एक कोल्ड वॉर जारी है चाइना के साथ। कोविड के बाद हमने इसमें इंटेंसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा देखी और उसी दौरान ज़ाहिर है यूक्रेन का मामला भी चल रहा था। अगरचे क्राइमिया का जो अपना स्टेटस है वो हिस्टोरिकली भी कभी क्लियर नहीं रहा, क्योंकि क्राइमिया कभी यूक्रेन का हिस्सा रहा, कभी वो रशिया का हिस्सा रहा। एथनोग्राफिकली अगर हम देखें तो क्राइमिया ज़्यादा हमें रशिया का हिस्सा नज़र आया हिस्टोरिकली। और अगर उसे हम 1991 के बाद देखें तो क्राइमिया रिमेन्ड विद यूक्रेन। और 2016 में भी इसमें एक हमें एक ट्विस्ट नज़र आया जब क्राइमिया ने 97% ये वोट किया कि वो रशिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन उस वोट को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो रशियन फोर्सेस के प्रेशर के तहत करवाए गए और उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, कोई उसमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर मौजूद नहीं थे। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसे डिनाई कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया। अब देखना ये है कि रशिया वर्सेस यूएस, अब इसका आउटकम क्या होगा? क्या हम नई एक कोल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं और क्या हम नई कोल्ड वॉर में एंटर हो चुके हैं? इन चीज़ों का हमें जो आंसर है वो इन नियर फ्यूचर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको यूक्रेन, क्राइमिया और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है और उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के हवाले से चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हम इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।